सौम्या विश्वनाथन 25 साल की इंडिया टुडे की एक होनहार जर्नलिस्ट। इंडिया टुडे के ऑफिस में उनको रात को बहुत देरी हो जाती है, जिसके चलते 3:02 पे वो अपने ऑफिस से अपने घर की तरफ निकलती है। इस दौरान सौम्या की बहुत सारी सीसीटीवी फुटेजेस सामने आती हैं, जिसमें सौम्या बहुत ही ज्यादा रिलैक्स्ड लग रही हैं। किसी भी तरह का कोई प्रेशर, कोई टेंशन उनके चेहरे पे दिख नहीं रही है। थोड़ी ही देर में वो पार्किंग में पहुंचती हैं। वहां अपनी व्हाइट कलर की जेन गाड़ी में वो बैठती हैं और अपने घर की तरफ रवाना हो जाती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नेल्सन मंडेला रोड से अपने घर तक पहुंच ही नहीं पाती हैं। आखिरकार सौम्या के साथ इसी बीच हुआ क्या था, जब आप जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शायद इस गुत्थी को सुलझने के लिए अब इसके बाद भी 2 और खून होने बाकी थे, और किस तरह से ये सब कुछ हुआ था वो जानना अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। किस तरह से सिस्टम के ही लोग सिस्टम को खराब कर सकते हैं, आज का इंसिडेंट आपको यही बताएगा। 30 सितंबर 2008 सोमवार का यह दिन था। दिल्ली के वीडियोकॉन टावर पे हेडलाइंस टुडे का एक ऑफिस था, जो आज इंडिया टुडे के नाम से जाना जाता है। यहीं पे काम करने वाली एक लड़की, जिसका नाम था सौम्या विश्वनाथन। सौम्या की उम्र 25 साल थी। सौम्या एक होनहार जर्नलिस्ट थी, लेकिन उस दौरान इंडिया में, या ये कहें कि दिल्ली में स्पेसिफिकली, बहुत ही ज्यादा तनाव का माहौल था, क्योंकि इंडिया की बहुत सारी स्टेट्स में इस दौरान बहुत सारे बम धमाके हो रहे थे, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान भी जा रही थी। और सौम्या की ड्यूटी की टाइमिंग यूजुअली 3 से 12 हुआ करती थी, लेकिन इन्हीं सभी रिपोर्ट्स की वजह से सौम्या को उस रात देरी हो जाती है। इसके अलावा रात को 12 बजे के बाद भी बहुत सारे टीवी चैनल्स पे लाइव ही चला हुआ था। यूजुअली जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं, रात को वो अपने कई सारे शोज को रिपीट पे चला देते हैं। सुबह अर्ली मॉर्निंग ही लाइव शुरू किया जाता है, लेकिन इसी सब के चलते रात को देर रात तक इनफैक्ट लाइव ही चल रहा था। दूसरी तरफ सौम्या भी अपनी न्यूज़ की तैयारी कर रही थी। इसी के चलते समय काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। रात के लगभग 3 बज चुके थे, और कभी कभार ऑफिस की तरफ से गाड़ी जाती थी, जो कि सौम्या को उसके घर पे उतारती थी, और कभी कभार सौम्या अपनी गाड़ी में ही आती थी। लेकिन 30 सितंबर 2008 को सौम्या अपनी व्हाइट कलर की जेन गाड़ी में आई थी। वो बहुत नॉर्मली अपनी गाड़ी की तरफ जाती हैं, जिसके बाद वो गाड़ी ड्राइव करती हैं और पार्किंग से निकल जाती हैं। लेकिन इसके बाद सौम्या अपने घर नहीं पहुंचती। इनफैक्ट नेल्सन मंडेला रोड पे ही एक डिलीवरी बॉय था। इस इंसान का नाम था राकेश कुमार। राकेश इसी नेल्सन मंडेला रोड के पास ही एक रेस्टोरेंट में डिलीवरी बॉय का काम करता था। वो अपनी साइकिल लेके इसी रोड से निकल रहा था, लेकिन अचानक से वो देखता है नेल्सन मंडेला रोड पे डिवाइडर पे एक गाड़ी जाके टकराई हुई थी, जिसकी हेडलाइट्स ऑन थी, लेकिन गाड़ी की हालत खराब लग रही थी। गाड़ी का पीछे वाला टायर बहुत बुरी तरह से फट चुका था। राकेश समहाउ मैनेज करते हैं और पुलिस तक ये बात पहुंचाते हैं, जिसके बाद थोड़ी ही देर में पुलिस पहुंचती है और देखने से ये एक एक्सीडेंट लग रहा था। सारी फॉर्मेलिटीज की जाती हैं और सौम्या को जल्दी से जल्दी एम्स हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। लेकिन वहां पे पता चलता है कि सौम्या की जान जा चुकी है। घर वालों को बताया जाता है। फैमिली बहुत ही ज्यादा परेशान थी, दुखी थी, लेकिन कोई भी जानता नहीं था कि आखिरकार ये सारा मैटर है क्या। ये सब कुछ एक दुर्घटना समझा जा रहा था। लेकिन जैसे ही सौम्या की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आती हैं, उसमें क्लियर होता है कि सौम्या के सर पे गोली मारी गई थी। अब फैमिली और भी बहुत बुरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि वो ये जानना चाहते थे कि आखिरकार ये कातिल है कौन, किसने सौम्या को मारा और इतना बुरी तरह से रात के इस समय क्यों मारा। पुलिस तफ्तीश में जुट जाती है। पुलिस सौम्या के दोस्तों से बातचीत करती है, कलीग से बातचीत करती है, और सब कुछ पता चलता है सौम्या की लाइफ के बारे में। पता चलता है सौम्या बहुत सॉर्टेड लड़की थी। कोई रिलेशनशिप की प्रॉब्लम नहीं थी, कोई किसी कलीग के साथ झगड़ा नहीं था। इनफैक्ट जिस भी इंसान से पूछो सौम्या के बारे में अच्छा ही कहता था, और जब सौम्या जिंदा थी उस दौरान भी सबसे अच्छी ही बातचीत थी। मतलब कि कोई भी जेलेसी का एंगल यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा था। आखिरकार सौम्या के साथ हुआ क्या था। इनफैक्ट पुलिस ये भी देखती है कि जिस रात सौम्या निकली थी, क्या उसके बाद जहां से सौम्या निकली थी उसके आसपास कोई अजीब हरकत हुई या नहीं। लेकिन देखा जाता है कि जहां से सौम्या ने अपनी गाड़ी निकाली थी पार्किंग से, उसके अगले 10 मिनट तक कोई भी गाड़ी इस पार्किंग से निकली ही नहीं थी। मतलब ये इम्पॉसिबल था कि वहां से कोई सौम्या का पीछा कर पाए 10 मिनट बाद निकलने के बाद, क्योंकि रात को रोड खाली होता है। यूजुअली हर इंसान काफी स्पीड में अपने घर की तरफ जाता है। अब सबूत के नाम पे पुलिस को यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला था। बस पुलिस के हाथ आया था तो एक गोली का शेल, जो कि एक कट्टे से चलाया गया था। हो सकता था ये मामला लूटपाट का भी माना जाता, लेकिन सौम्या का सारा सामान उसकी गाड़ी में ही था। सारे शीशे भी लॉक्ड ही थे, सिर्फ जो सौम्या के पास वाला शीशा था वही टूटा हुआ था। पुलिस कोशिश करती है इन्वेस्टिगेट करने की, लेकिन इसके बाद इस मैटर में पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता है, कुछ भी नहीं। मतलब जिस इंसान ने ये किया था, या तो वो बहुत ही ज्यादा क्लेवर था, या फिर कुछ इस तरह का हुआ था जिसकी वजह से पुलिस के हाथ कुछ आ ही नहीं पाया था। देखते देखते सौम्या का ये केस सब भूलना शुरू हो जाते हैं, सिर्फ सौम्या की फैमिली को छोड़ के।
क्योंकि दिल्ली में बहुत कुछ हो रहा था। ये बम धमाके जैसा मैंने आपको बताया, उसके अलावा 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स भी थी जिसके लिए दिल्ली को प्रिपेयर किया जा रहा था, और थोड़ा ही पास था इलेक्शंस का टाइम, जिसकी वजह से बहुत कुछ एक साथ ही चल रहा था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का फोकस इस केस पे इतना ज्यादा नहीं गया था। हालांकि बहुत सारे मीडिया रिपोर्टर्स थे जिन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए थे, जो चाहते थे सौम्या को जल्दी से जल्दी जस्टिस मिले। बात क्लियर थी, जो लोग इस तरह के गुनाहों को सबके सामने लेके आते हैं, उन्हीं में से एक के साथ इस तरह का गुनाह हुआ था, और वो चाहते थे तो सिर्फ जस्टिस। देखते ही देखते 3 से 3.5 महीने बीत जाते हैं और इस केस में कुछ भी नया सामने आता ही नहीं है। इसके बाद डेट आती है 7 जनवरी 2009। दिल्ली के ही बसंत कुंज एरिया में इसी नेल्सन मंडेला रोड से थोड़ी ही दूरी पे एक और लाश रात को रोड पे मिलती है। उसी समय के आसपास ये खून हुआ था जिस समय सौम्या का खून हुआ था। जब पता लगाया जाता है कि ये लाश किसकी है तो पता चलता है कि मरने वाले का नाम है मोहम्मद नदीम। नदीम असल में एक रेंटेड गाड़ी चलाता था और ये गाड़ी थी व्हाइट कलर की तवेरा। जो गाड़ी नदीम चलाता था उस गाड़ी का नंबर था HR55 HT 7278। हालांकि नदीम की लाश जहां पे मिली थी वहां पे ना तो नदीम का कोई सामान था और ना ही उसकी गाड़ी थी। क्लियर पता चल रहा था कि मामला लूटपाट का है और उसी वजह से नदीम का खून किया गया है। लेकिन बहुत सारे मैटर्स में नदीम का जो ये खून हुआ था ये सौम्या के खून से सिमिलैरिटीज खाता था। किस वजह से? क्योंकि ना वहां पे कोई सबूत था ना ही कोई क्लू था। सिर्फ ये पता चल रहा था कि नदीम को गोली मारी गई है, लेकिन किसने मारी कुछ भी पता नहीं। इस मैटर में भी छानबीन शुरू की जाती है, लेकिन जैसा सौम्या के केस में हुआ वैसा ही नदीम के केस में भी होता है। पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं आता है। इनफैक्ट इसी नेल्सन मंडेला रोड के आसपास रहने वाले लोगों ने रात को ये रोड स्किप करना शुरू कर दिया था। रात को लोग इस रोड से निकलते ही नहीं थे। लोग जल्दी अपना काम निपटा देते थे और रात होने से पहले ही अपने घर पहुंच जाया करते थे। इस तरह की दहशत हो गई थी नेल्सन मंडेला रोड पे उस समय। 2008 का नेल्सन मंडेला रोड और अभी का नेल्सन मंडेला रोड बहुत डिफरेंट है। उस समय ये रोड ज्यादातर सुनसान ही हुआ करता था। खैर, अब ये केस भी धीरे धीरे धुंधला होता जा रहा था, लेकिन अभी यहाँ पे चीजें खत्म नहीं हुई थी। शायद कुछ और होने वाला था और शायद उसके बाद ही चीजें सबकी समझ में आने वाली थी। डेट आती है 19 मार्च 2009। दिल्ली के बसंत कुंज एरिया में ही एक माता और पिता पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। वो वहां पे रिपोर्ट लिखवाते हैं कि उनकी बेटी घर ही नहीं पहुंची। हालांकि उसने बताया था कि वो थोड़ी ही देर में घर पहुंच रही है, लेकिन वो उसके बाद घर आई ही नहीं थी। और ये एरिया सिमिलर ही था, यही नेल्सन मंडेला रोड से थोड़ी ही दूरी पे। इस लड़की का नाम था जिगीशा घोष। जिगीशा नोएडा की एक कंपनी में जॉब करती थी और इसी के चलते उसका आना जाना भी इसी तरह से रात को हुआ करता था। ज्यादातर ऑफिस की कैब ही उनको छोड़ जाया करती थी। इस रात भी कुछ इसी तरह का हुआ था, जिसके बाद जिगीशा घर ही नहीं पहुंची थी। लेकिन अब पुलिस इस मैटर को इतना सीरियसली लेती ही नहीं है। इनफैक्ट वो उनको ये कहती है कि आपकी बेटी घर आ जाएगी, हो सकता है किसी लड़के के साथ कहीं बाहर गई हो, टेंशन मत लीजिए, घर जाइए और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। जिगीशा के पेरेंट्स उनको समझाते हैं कि जिगीशा उनकी इकलौती बेटी है, वो उनसे बहुत प्यार करती है और इस तरह की कोई भी चीज़ वो कर ही नहीं सकती। वो बार बार पुलिस को समझाते हैं, लेकिन पुलिस उनकी रिपोर्ट ही नहीं लिखती, जिसके बाद उनका दिल बहुत बुरी तरह से टूट जाता है। वो नहीं जानते थे किससे उम्मीद लगाएं, कौन उनको उनकी बेटी तक पहुंचाएगा। जिगीशा के पेरेंट्स घर तो चले जाते हैं, लेकिन वो हार नहीं मानते और जिसके बाद वो अपने कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करके पहुंचते हैं सोमनाथ चटर्जी के पास, जो कि उस समय लोकसभा के स्पीकर थे। सोमनाथ जी को जब इस केस के बारे में पता चलता है तो वो पुलिस को इंसिस्ट करते हैं और उनको इस केस की छानबीन करने के लिए कहते हैं। अब क्योंकि पुलिस सोमनाथ जी की बात को नहीं टाल पाती है, इसी के चलते इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की जाती है। जिगीशा अपने पेरेंट्स की इकलौती बेटी थी और उनकी इनकम का सोर्स भी वही थी सबसे ज्यादा। वो जानते थे कि उनकी बेटी कुछ भी गलत नहीं कर सकती, हो सकता है उसके साथ कुछ गलत हुआ है और पुलिस को ये जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेट भी करना चाहिए। नोएडा में जिगीशा के ऑफिस में भी पूछा जाता है कि आखिरकार सारा मैटर है क्या, जिसके बाद कुछ बातें क्लियर होती हैं। पता चलता है कि जिगीशा उस दिन भी ऑफिस की गाड़ी में ही अपने घर की तरफ आई थी। इनफैक्ट वो अपने घर के नीचे ही रोड में उतर भी गई थी, जिसके बाद एक कलीग कहता है कि कुछ काम था, इसी के चलते उसकी बात जिगीशा से फोन पे हो रही थी। जिगीशा अपने घर नहीं जाती है, वो नीचे रोड पे ही खड़ी रहती है क्योंकि फर्स्ट फ्लोर जहाँ पे उनका घर था वहाँ पे नेटवर्क बहुत अच्छा नहीं था, उसी के चलते वो नीचे ही बात कर रही थी। इस कलीग ने बताया अचानक से कुछ होता है और ये फोन कट हो जाता है। इससे पहले वो प्रोसेस कर पाए क्या हुआ है, वो किसी से ये बात शेयर कर पाए, पहले ही जिगीशा का केस उनके सामने आ चुका था। अब यहाँ से बात क्लियर हो गई थी कि जिगीशा अपने घर के नीचे से ही गायब हुई थी, मतलब कि वही रोड था ये नेल्सन मंडेला रोड। उसी के आसपास पहले 2 खून हुए थे और अब एक लड़की मिसिंग थी। पुलिस यहाँ से इन्वेस्टिगेट कर रही थी अपने लेवल पे, लेकिन कहीं ना कहीं जिगीशा के पेरेंट्स भी खुद से भी हाथ पैर मारना शुरू कर देते हैं। इसके बाद जिगीशा की माँ के पास जिगीशा के
नेट बैंकिंग के कुछ पासवर्ड्स थे जिसके चलते वो लॉगिन करने की कोशिश करती हैं और उनको पता चलता है कि जब से जिगीशा गायब हुई है उसके बाद से लेके तब तक उनकी बेटी के अकाउंट से 1 लाख के आसपास के पैसे गायब हुए हैं। जिगीशा की माँ इसके बाद बिल्कुल भी देरी नहीं करती, वो बैंक में पहुंचती हैं जहां पे जिगीशा का अकाउंट था और वहां पे उसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री मांगना शुरू करती हैं। हालांकि ये सारी की सारी चीजें बैंक की पॉलिसी के अगेंस्ट थी, लेकिन जब जिगीशा की माँ बहुत फोर्सफुली उनसे मांगती हैं, बहुत गिड़गिड़ाती हैं, तो बैंक फाइनली उनको ये डिटेल थमा देता है। ये सारी की सारी डिटेल्स पुलिस के साथ शेयर की जाती हैं, जिसके बाद ये लोग वहीं पे जाना शुरू करते हैं जहां पे ये पैसे खर्च हुए थे या फिर जहां से ये पैसे निकलवाए गए थे। जिगीशा का एटीएम कार्ड यूज हुआ था, वो उस एटीएम मशीन में भी पहुंचते हैं जहां पे ये पैसे निकलवाए गए थे। इसके अलावा जिगीशा का क्रेडिट कार्ड भी यूज हुआ था और ये कार्ड बहुत सारे शॉपिंग स्टोर्स पे हुआ था, जैसे जूतों का स्टोर, कपड़ों का स्टोर और चश्मों का स्टोर। वहां पे बहुत सारी शॉपिंग की गई थी जिगीशा के कार्ड पे ही। लेकिन उस समय जो रिसीट होती थी उस पे एक साइन लिए जाते थे कार्ड ओनर के, वो साइन जिगीशा के नहीं थे। क्लियर बात पता चल रही थी कि जिगीशा के साथ कुछ गलत तो हुआ है। इसके अलावा पुलिस जब इस एटीएम मशीन में पहुंचती है जहां से ये पैसे विड्रॉल किए गए थे, तो वहां पे एक गार्ड भी बैठा हुआ था। अब जब गार्ड से बातचीत की जाती है तो गार्ड उनको बताता है कि उसको उस रात का हल्का हल्का याद है। यूजुअली बहुत सारे लोग उनको याद नहीं रहते, लेकिन क्योंकि वो लेट नाइट आए थे और लेट नाइट बहुत कम लोग आते हैं, इसी के चलते उनको याद है कि एक ग्रुप आया था जिन्होंने इस एटीएम से कैश निकलवाया था। अब थोड़ी ही देर में ये बातें क्लियर होनी शुरू होती हैं। आसपास की सीसीटीवी फुटेजेस चेक की जाती हैं और कुछ चीजें फाइनली पुलिस के हाथ लगती हैं। पुलिस को दिखता है कि एक इंसान उनमें से है जिसका हाथ विजिबल था और हाथ पे था एक टैटू। अब ये जो टैटू था, पुलिस को ये पता लगाना था कि किसका टैटू है, लेकिन उसके अलावा कुछ और भी था। यहाँ पे जो दूसरा इंसान खड़ा था उसके पास था एक वायरलेस वॉकी टॉकी, वही वॉकी टॉकी जो यूजुअली पुलिस यूज करती है। अब यहाँ से पुलिस का दिमाग ठनकता है, उनको लगता है कि शायद ये सब कुछ करने वाला कोई इंसान एक ही है, मतलब जिसने जिगीशा और नदीम के साथ ये सब कुछ किया है, और उसके अलावा शायद ये कोई पुलिस ऑफिशियल है क्योंकि ये वॉकी टॉकी उन्हीं के पास था। इस तरह की चीजें क्लियर था। जिस तरह से पुलिस को घुमाया जा रहा था कि कोई ना कोई इंसान ऐसा था इस सब के पीछे जिसको कानून की बहुत अच्छे से समझ थी। खैर, अब ये बातचीत शुरू की जाती है, पता लगाने की कोशिश की जाती है क्योंकि उनके पास सिर्फ एक क्लू था और वो था वो टैटू। इससे पहले इस मैटर की इस टैटू के थ्रू छानबीन की जाए, पुलिस को पता चलता है कि हरियाणा के फरीदाबाद के सूरजकुंड में एक लाश मिली है, एक लड़की की लाश, और उसकी डिटेल्स काफी हद तक मैच करती हैं जिगीशा से। मतलब जो कुछ भी जिगीशा के बारे में शेयर किया गया था आसपास के पुलिस स्टेशन में, उससे वो चीजें काफी मैच करती हैं। पुलिस और जिगीशा की फैमिली वहां पे पहुंचती है। पता लगाया जाता है कि ये लाश जिगीशा की ही है। अब हो सकता था कि ये अनइंटेंशनली हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को ये लग रहा था कि जिस इंसान ने ये सब कुछ किया है उसने इंटेंशनली किया है। मतलब जिगीशा को अगवा किया गया दिल्ली से, उसके बाद उसकी लाश को फेंका गया हरियाणा में, एक अलग स्टेट में। मतलब कि पुलिस और भी ज्यादा उलझ जाए क्योंकि वहां पे अलग फॉर्मेलिटीज थी, अलग टीम थी और अलग तरह से चीजें प्रोसीड होनी थी। इसी के चलते उनको और भी ज्यादा टाइम मिलना था। खैर, इसके बाद जिगीशा की लाश मिल गई थी और कंफर्म हो गया था कि जिगीशा का भी खून हो गया है। किसने किया है, बस यही पता लगाना था। पुलिस कुछ और भी मैटर जानने में लग जाती है। पुलिस इसके बाद जिगीशा के फोन को टैप करने की कोशिश करती है, उसकी लाइव लोकेशन चेक करने की कोशिश की जाती है और पता चलता है कि जिगीशा का फोन अभी भी एक्टिव है। और एक्टिव कहाँ पे है, यूपी के गाजियाबाद में। पुलिस बिना देरी किए गाजियाबाद पहुंचती है जहां पे एक मजदूर इस फोन को बहुत नॉर्मली यूज कर रहा था। पुलिस उससे पूछती है कि आखिरकार उसको ये फोन मिला कहां से। ये इंसान बताता है कि वो तो अपनी मजदूरी ही करता है, वो एक ट्रक से सामान अनलोड कर रहा था, वहीं पे ये फोन गिरा हुआ था और उसी को वो यूज कर रहा था। अब आप इमेजिन कीजिए, जिस किसी इंसान ने ये सब कुछ किया था उसने एक ही खून के लिए, एक ही तरह के क्राइम के लिए 3 अलग अलग स्टेट्स का यूज किया था। दिल्ली में लड़की को अगवा किया गया, उसकी लाश हरियाणा में मिलती है और उसका फोन यूपी में मिलता है। जिगीशा की फैमिली बहुत बुरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस समझ चुकी थी कि जो कोई भी इंसान ये सब कुछ कर रहा है वो बहुत ही ज्यादा शातिर है और अब उनका शक और भी गहरा होता जा रहा था। शायद कोई ना कोई ऑफिशियल है, पुलिस ऑफिशियल है जो ये सब कुछ कर रहा है। उस वॉकी टॉकी के थ्रू उनको ये हिंट मिल गया था। अब क्योंकि पुलिस को पता था कि समहाउ शायद कहीं ना कहीं कोई ऑफिशियल ही सबसे रिलेटेड है, इसी के चलते वो जो टैटू था वो सबसे पहले ऑफिस में ही सर्कुलेट किया जाता है और इसी के चलते कुछ ऑफिशियल्स इस टैटू को आइडेंटिफाई करते हैं और वो बताते हैं कि ये टैटू उनके ही एक इन्फॉर्मर का है। इस इंसान का नाम है रवि कपूर। लेकिन रवि के बारे में पुलिस बहुत श्योर थी कि शायद वो ये सब कुछ नहीं कर सकता क्योंकि रवि तो एक नॉर्मल इन्फॉर्मर था, वो इतना मास्टरमाइंड नहीं हो सकता
कि वो ये सारी चीजें करें। और कहीं ना कहीं पुलिस शॉक्ड भी थी, क्योंकि सौम्या के केस में रवि ही उनका इन्फॉर्मर था। रवि ही बहुत सारी चीजें उनको बताता रहता था। इनफैक्ट इस केस के बारे में अपडेट्स भी लेता रहता था और हर जगह पुलिस के साथ ही जाता था, चाहे वो सौम्या की लाश के साथ एम्स हॉस्पिटल में होना ही क्यों ना हो। रवि हमेशा ही उनके साथ था। यहां तक जो बातें क्लियर दिख रही थी वो ये थी कि जो सौम्या का केस था वो इन दोनों से अलग था। जिगीशा और नदीम के केस में बहुत सारी सिमिलैरिटीज थी। दोनों को मारा गया था उसी रोड के आसपास से, यानी कि नेल्सन मंडेला रोड के आसपास से ही उनको उठाया गया था और वहीं पे उनका सामान चोरी भी किया गया था। कहीं ना कहीं दोनों केसेस में सिमिलैरिटीज थी। इसी के चलते पुलिस श्योर थी कि हो ना हो ये दोनों खून करने वाला इंसान सेम ही है। और अब रवि कपूर को पकड़ना उनकी प्रायोरिटी थी, क्योंकि वो समहाउ ये जानना चाहते थे कि सच में रवि इसमें इन्वॉल्व है या नहीं। कुछ और इन्फॉर्मर्स के थ्रू पुलिस को पता चलता है कि उसी रात नेल्सन मंडेला रोड पे ही रवि अपने कुछ दोस्तों के साथ आएगा। इसी के चलते पुलिस वहां पे घात लगा के बैठ जाती है। थोड़ी ही देर में रवि सच में एक सेंट्रो गाड़ी में अपने दोस्तों के साथ इसी नेल्सन मंडेला रोड से निकलता है। पुलिस को जैसे ही पता चलता है थोड़ा सा हसल होता है, लेकिन उसके बाद ये गाड़ी रुकवाई जाती है और इसी गाड़ी में रवि कपूर अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। सबसे पहले जैसे ही पुलिस ने गाड़ी रुकवाई थी वो शायद उनसे पूछताछ ही करना चाहते थे, लेकिन जैसे वो इस गाड़ी के अंदर देखते हैं, गाड़ी की जो बैक सीट थी उसमें एक बहुत बड़ा खून का धब्बा था। अब यहीं से पुलिस को समहाउ क्लैरिटी मिलना शुरू होती है कि कहीं ना कहीं हो सकता है जो बात आई है सामने वो सच ही हो। इसी के चलते वो उनको रुकवाते हैं और उनकी सबसे पहले डिक्की खोलते हैं गाड़ी की। डिक्की खुलते ही बहुत सारे और भी चीजें सामने आने शुरू हो जाती हैं, जैसे कि डिक्की के अंदर एक पुलिस की यूनिफॉर्म भी रखी हुई थी, पुलिस की गाड़ी का सायरन भी रखा हुआ था और इसके अलावा बहुत सारी नेम प्लेट्स थी, जो वकील के कपड़े थे उस तरह की चीजें थी, बहुत सारी ऑफिशियल चीजें थी। मतलब कि ये जो लोग थे ये कभी ना कभी रात को वक्त बे वक्त प्रिटेंड करते थे रिपोर्टर होना, वकील होना, पुलिस वाला होना या फिर किसी तरह का ऑफिशियल होना, जो कि लोगों को इसी तरह से रुकाते थे रात को और उनको लूटते थे। मतलब कि ये कहीं ना कहीं सरकारी ऑफिसर बन के लोगों के साथ ये सब कुछ कर रहे थे। उसी दौरान नेल्सन मंडेला रोड पे इस तरह की बहुत सारी हरकतें हो भी रही थी। कुछ केसेस थे जो कि रजिस्टर्ड हुए थे, लेकिन कुछ केसेस रजिस्टर भी नहीं हुए थे। ये चोरी का सामान मैक्सिमम इसी गाड़ी की डिक्की में था और गाड़ियों के तोड़ने का, गाड़ियों के खोलने का सामान भी इसी डिक्की में डाला हुआ था। अब पुलिस का शक और भी गहरा होता जा रहा था। इसके बाद इन सब की तलाशी ली जाती है। रवि कपूर जो कि इस गाड़ी में बैठा हुआ था, उसी के पास से पुलिस को एक वायरलेस वॉकी टॉकी भी मिलता है। शायद ये वही वॉकी टॉकी था जो कि उस सीसीटीवी कैमरा में सामने भी आया था। इसके अलावा रवि के पास से पुलिस को एक और चीज बरामद होती है और ये थी एक कट्टा। बहुत सारी चीजें पुलिस को यहाँ पे मिल गई थी, जिससे ये जाहिर हो रहा था कि नदीम और जिगीशा के साथ जो कुछ भी हुआ है वो इन्होंने ही किया है। इसके अलावा एक और सबूत मिलता है पुलिस को, जो कि कंफर्म कर देता है कि जिगीशा के साथ जो कुछ भी हुआ है वो तो कम से कम उन्होंने ही किया है। असल में रवि ने एक सोने की चेन पहनी हुई थी। थोड़ी ही देर में कंफर्मेशन आ जाती है कि वो सोने की चेन जो रवि क्लेम कर रहा था कि उसकी फैमिली ने उसको दी है, वो असल में जिगीशा की थी। जिगीशा को मारने के बाद उन्होंने ये सोने की चेन उसकी लूट ली थी। अब यहाँ से पुलिस अरेस्ट करती है रवि कपूर को उसके दो और दोस्तों के साथ, जो कि इसी गाड़ी में उसके साथ बैठे हुए थे। इन तीनों के नाम थे, जैसा मैंने आपको बताया, रवि कपूर, उसके बाद बलजीत मलिक और अमित शुक्ला। अब तीनों से अकेले अकेले पूछताछ शुरू की जाती है। जब पुलिस इन तीनों के सामने स्ट्रिक्ट होती है, उसी के बाद ये टूटना शुरू होते हैं और जिगीशा के बारे में ये पुलिस को बताते हैं। ये बताते हैं कि उस रात वो शराब पी के नेल्सन मंडेला रोड की तरफ ही जा रहे थे और वो जा रहे थे अपने लिए एक शिकार ढूंढने। लेकिन रास्ते में वो देखते हैं जिगीशा अपने घर के नीचे ही खड़ी थी, किसी से फोन पे बात कर रही थी। वो बहुत शांत हो जाते हैं, रिलैक्स्ड हो जाते हैं, सुलझे हुए इंसान बनते हैं उसके सामने गाड़ी रोकते हैं और उससे एड्रेस पूछने की कोशिश करते हैं। जैसे ही जिगीशा उनके पास पहुंचती है ये एड्रेस बताने, वो जिगीशा को अपनी गाड़ी के अंदर खींचते हैं और उसको अपने साथ अगवा करके ले जाते हैं। जिगीशा गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। वो इस तरह की चीजें पहले भी कर चुके थे। अब जिगीशा को वो अपने साथ लेके जाते हैं एटीएम तक। अब वहां पे उसको परेशान करके, उसको डरा धमका के एटीएम का पासवर्ड भी पूछते हैं, जिसके बाद वो क्रेडिट कार्ड भी लेके जाते हैं, उसका पिन भी पूछते हैं। ये शॉपिंग करते हैं, उसके पैसे निकलवाते हैं, लेकिन उसके बाद उनको डर था कि जिगीशा पुलिस को सब कुछ सच बता देगी। इसी के चलते वो जिगीशा का गला घोट के उसकी जान ले लेते हैं और उसकी लाश को हरियाणा में फेंक आते हैं जाके। अब यहाँ पे जिगीशा के खून की गुत्थी पूरी तरह से सुलझ गई थी, क्योंकि इसमें बहुत सारे सबूत थे पुलिस के सामने, जिसके चलते जो खून करने वाले लोग थे वो पकड़े गए थे। अब पुलिस इन तीनों के घर पे जाती है, जो भी सामान उन्होंने जिगीशा के पैसों से खरीदा था उसको रिकवर करने के लिए। लेकिन फॉर्चुनेटली वहाँ पे कुछ और भी रिकवर होता है, और जो रिकवर होता है वो थी एक गाड़ी, व्हाइट कलर की तवेरा।
ये गाड़ी किसी और की नहीं थी बल्कि मोहम्मद नदीम की थी, जिसका खून जनवरी में इन्होंने किया था। यहाँ से क्लैरिटी मिलती है कि जिगीशा का खून करने से पहले नदीम का खून भी इन्होंने ही किया था। नदीम को भी इन्होंने इसी तरह से ठगा था। नदीम वहां से अपनी टैक्सी लेके जा ही रहा था कि अचानक से ये अपनी गाड़ी लेके वहां पे खड़े हो जाते हैं पुलिस वाले बन के, और वो उसकी गाड़ी को पुलिस वाले बन के चेक करना शुरू करते हैं। जैसे ही नदीम उनको अपनी गाड़ी के अंदर आने देता है, वो नदीम को भी पकड़ लेते हैं, उसके साथ मारपीट शुरू करते हैं। वो नदीम की गाड़ी लेके जाना चाहते थे, लेकिन जब नदीम उनको रोकता है तो वो नदीम को छाती पे गोली मारते हैं और उसके बाद उसका सारा का सारा सामान लेके वहां से चले जाते हैं। नदीम को वहां पे मरने के लिए छोड़ जाते हैं। अब दोनों केसेस की गुत्थी सुलझ चुकी थी। जैसा मैंने आपको बताया, बहुत सारी सिमिलैरिटीज थी दोनों केसेस में। इसी के चलते क्लियर हो गया था कि ये दोनों खून इन्होंने ही किए हैं। लेकिन पुलिस समहाउ ये भी जानती थी कि जो रवि कपूर है वो पुलिस का एक इन्फॉर्मर रहा है। उसको सारी की सारी चीजें पता रहती हैं कि किस तरह से किसी को पकड़ा जा सकता है, किसी केस को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है, और हो सकता है वो कोर्ट में पहुंचते ही मुकर भी जाए, क्योंकि पुलिस को दी हुई स्टेटमेंट कभी भी कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होती। अब जब यहां से बात चल ही रही थी तो पुलिस तीनों से बारी बारी से फिर से इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है। पुलिस हर एक बारीकी से हर एक चीज जानना चाहती थी कि आखिरकार सब कुछ हुआ किस तरह से, और कुछ भी ऐसा ना रह जाए जिसकी वजह से उनका ये केस कोर्ट में स्ट्रॉन्ग ना हो और उनको सजा ना मिल सके सख्त से सख्त। खैर, जब ये पूछताछ चल ही रही थी तो बलजीत पुलिस के सामने एक और खुलासा करता है, जिसके बाद पुलिस भी शॉक्ड रह जाती है। अभी तक पुलिस के हाथ नदीम और जिगीशा का केस ही आया था, लेकिन इसके बाद बलजीत एक और खुलासा करता है। वो पुलिस को बताता है कि लगभग 6 से 7 महीने पहले नेल्सन मंडेला रोड पे ही उन्होंने एक लड़की को भी मारा था। पुलिस बहुत बुरी तरह से शॉक्ड हो चुकी थी। क्या ये लड़की सौम्या थी? पुलिस जहां जिगीशा और नदीम के केस को ही सुलझा रही थी, वहां सौम्या का केस भी अपने आप सुलझने वाला था। इसके बाद पुलिस रवि को फिर से बुलाती है अपने पास, स्ट्रिक्टली उससे पूछताछ करती है और समहाउ मैनेज करती है उससे सच निकलवाना। और वो बताता है कि सौम्या विश्वनाथन के साथ उस रात जो कुछ भी हुआ था उन्होंने किया था, और कैसे किया था ये वो आगे बताने वाला था। उसने बताया कि वो नेल्सन मंडेला रोड पे उसी तरह से खड़े थे, किसी शिकार का वेट कर रहे थे, लेकिन रात को लगभग 3:30 बजे के अराउंड सौम्या की व्हाइट कलर की ज़ेन उनकी गाड़ी को क्रॉस करते हुए ओवरटेक कर लेती है। अब उनको गुस्सा आ जाता है कि हमसे इसने ओवरटेक कैसे किया, और जो शिकार वो ढूंढ रहे थे वो शिकार वो सौम्या को ही समझ रहे थे। इसी के चलते वो गाड़ी स्पीड से दौड़ाते हैं और सौम्या की गाड़ी के सामने ले आते हैं, जिसके बाद वो उसको इशारा करते हैं उसी तरह से कुछ पुलिस ऑफिशियल्स बन के कि गाड़ी साइड में लगाओ। लेकिन सौम्या खुद भी एक जर्नलिस्ट थी, वो काफ़ी हद तक चीज़ों को समझती थी और वो जानती थी कि इतनी रात को कोई भी पुलिस वाला इस तरह की हरकत नहीं कर सकता, इस गाड़ी में नहीं आ सकता। वो सब समझ चुकी थी। इसी के चलते वो गाड़ी और भी ज़्यादा तेज़ भगाती है। इसी के चलते इन तीनों को गाड़ी में गुस्सा आ जाता है और बातचीत होती है कि गाड़ी और तेज़ भगा। कट्टा निकाला जाता है और ये बताया जाता है कि अब तो मेरा निशाना देख। और जैसे ही दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे के क्लोज पहुँचती हैं, फिर से पीछे से सौम्या पे गोली चला दी जाती है। गोली सीधा सौम्या के सर पे लगती है, जिसकी वजह से गाड़ी के ऊपर से कंट्रोल निकल जाता है और गाड़ी डिवाइडर से जाके टकरा जाती है। ये तीनों की तीनों इसके बाद आगे निकल जाते हैं। थोड़ा टाइम बीतता है, लगभग कुछ मिनट ही, जिसके बाद ये गाड़ी घुमा के वापस लेके आते हैं और वहां पे देखते हैं तो पुलिस थी, लोगों की भीड़ थी। उसी भीड़ में ये उतर के जाते हैं। इनकी हिम्मत देखिए। वहां पे लोगों से पूछते हैं कि क्या हुआ, किसी का खून हो गया है, कोई मर गया है या फिर क्या हुआ, बहुत बुरा हुआ। जिसके बाद ये वापस निकल जाते हैं। अब इमेजिन कीजिए इनकी हिम्मत कितनी थी। खून करने के बाद ये घूम के वापस आते हैं, वहां पे देखते हैं सब कुछ क्या चल रहा है, और वो बहुत ही ज़्यादा श्योर थे कि पुलिस उनको कभी पकड़ ही नहीं पाएगी, क्योंकि उनके अगेंस्ट पुलिस को कुछ मिलेगा ही नहीं। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई थी। इसके बाद भी रवि, जो कि मेन कल्प्रिट था, वो पुलिस के साथ ही था इस सारे के सारे केस में। इनफैक्ट वही पुलिस का मुखबिर था इस सारे के सारे केस में। पुलिस उसी की हेल्प ले रही थी इस केस को सॉल्व करने में, कि किसी तरह से रवि उनको कोई लीड ला के दे, क्योंकि वो उन्हीं लोगों में पला बड़ा था। वो छोटी मोटी चोरियां करता था और इसी के चलते पुलिस ने उसको अपना इन्फॉर्मर भी बनाया हुआ था। अब जब बात इतना आगे पहुंच जाती है तो पुलिस कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। इसी के चलते वो मैटर को मकोका की तरफ लेके जाते हैं। मकोका यानी कि महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्राइम एक्ट। मकोका बेसिकली इसी तरह के जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट्स होते हैं उनके अगेंस्ट फाइट करने के लिए है। इसमें बहुत सारे प्रावधान होते हैं जिसके चलते जो कल्प्रिट्स होते हैं उनका छूटना मुश्किल होता है। इसमें एक स्पेशल कोर्ट होता है, स्पेशल प्रिजन होता है और बहुत सारी चीजें और भी होती हैं। लेकिन 2 सबसे बड़े प्रॉफिट थे पुलिस के लिए। सबसे पहला प्रॉफिट तो ये कि बेल तब तक इन लोगों को ग्रांट नहीं की जा सकती थी जब तक ये प्रूफ नहीं हो जाता कि ये बिल्कुल इनोसेंट है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि जो कन्फेशन एसपी या फिर उनके हायर रैंक को दिया गया होता है वो कोर्ट में एडमिसिबल होता है। ऐसे पुलिस को दिया हुआ कोई भी कन्फेशन कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता, लेकिन ये वाला केस
इसीलिए मकोका में दिया गया था। हालांकि मकोका की वजह से ही ये जो कल्प्रिट थे इनकी हेल्प भी होती है, क्योंकि इनके जो वकील थे, 4 से 5 वकील थे इनके, जो कि इस केस को ये बताने में लग जाते हैं कि ये किसी भी तरह का ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट नहीं है, ये छोटे मोटे चोर हैं, कोई सिंडिकेट नहीं है, और इसी के चलते इन पे मकोका नहीं लगना चाहिए। इसी मैटर के चलते ये फाइट बहुत लंबी खिंच जाती है और ये जो कल्प्रिट्स हैं इनका ये मामला आगे से आगे बढ़ता जाता है। लेकिन फाइनली 2016 में लोअर कोर्ट इन तीनों को फांसी की सजा सुनाता है और कुछ महीनों के बाद ही नदीम के केस में भी उम्र कैद दी जाती है। हालांकि थोड़े टाइम के बाद ही जो जिगीशा का केस था उसमें जो इनको फांसी की सजा दी गई थी उसको घटा के उम्र कैद ही कर दिया जाता है। लेकिन जो सौम्या का केस था वो बहुत लंबा खिंचता है और फाइनली अक्टूबर 2023 में एक कोर्ट की तरफ से वर्डिक्ट आता है। ये वर्डिक्ट लोअर कोर्ट की तरफ से था और ये बताया जाता है कि जो उन पे मकोका लगाया गया था वो पूरी तरह से जायज था और इसी के चलते उनको उम्र कैद की सजा फिर से सुनाई जाती है। हालांकि इस केस में 2 लोग और भी इन्वॉल्व थे, उनको 7.5 साल की सजा सुनाई जाती है। वो लोग इनकी चोरी की चीजों को खरीदते थे और उनको बेचते थे, लेकिन क्योंकि जब तक ये वर्डिक्ट आया तब तक ये लोग पहले ही काफी साल जेल में बिता चुके थे, इसके चलते उनको रिहा कर दिया जाता है। लेकिन इसके बाद प्रोसिक्यूशन ये डिमांड करता है कि इनको सजाए मौत दी जाए, लेकिन दूसरी तरफ से कोर्ट का वर्डिक्ट ये आता है कि ये रेयर ऑफ रेयरेस्ट केसेस में नहीं है, इसी के चलते ये उम्र कैद ही रहेगी। आप खुद सोच के देखिए, ये 3 लोग जिन्होंने 3 अलग अलग फैमिलीज के शायद इकलौते कमाने वाले लोग छीन लिए, उनको इतनी बुरी तरह से मार दिया गया बिना किसी जायज रीजन की वजह से। उनसे पूछिए जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं, क्या उनके लिए ये केस रेयर ऑफ रेयरेस्ट नहीं है। खैर, इसके बाद सौम्या के पेरेंट्स से जब पूछा गया तो उनकी मां ने स्पेसिफिकली ये बताया कि वो इस वर्डिक्ट से बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। वो नहीं चाहती कि उनको फांसी होती और एकदम से वो खत्म हो जाते। वो चाहते हैं वो पूरी उम्र इसी तरह से सजा भुगतें, वो देखें कि हम किस तरह के नर्क से गुजर रहे हैं। ये था दिल्ली का सौम्या विश्वनाथन का केस, जिसके बाद 2 और खून हुए। उसी के बाद ये सारी की सारी चीज़ें सॉर्टेड हुई। क्या सौम्या के मामले में ये जो छानबीन थी थोड़ा और अच्छे से की जा सकती थी? शायद नदीम और जिगीशा की जान बच जाती। आपका क्या कहना है इस सब पे? आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक अपना ध्यान रखें और इस तरह के इंसिडेंट बताने से हमारा मोटिव किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, हम चाहते हैं लोगों में थोड़ी अवेयरनेस रहे। तो अपना ध्यान रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।